नमस्कार। नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की एक बड़ी दिलचस्प किताब है डीप वर्क यानी गहरा काम, उस पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। आजकल की दुनिया में मतलब इतनी भाग दौड़ है, हर तरफ से नोटिफिकेशंस, मैसेजेस। क्या आपको भी लगता है कि किसी एक चीज पर टिक कर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है? हाँ, ये तो है। ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस किताब का एक काफ़ी अच्छा निचोड़ है, जिसमें इसकी जो मुख्य बातें हैं, नियम हैं और कुछ कहानियां भी हैं। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये डीप वर्क क्या चीज़ है, क्यों ये इतनी ज़रूरी और इतनी कीमती मानी जा रही है आजकल, हाँ, और साथ ही ये इतनी कम क्यों होती जा रही है, मतलब क्यों मुश्किल है इसे करना, और सबसे ज़रूरी, हम इसे अपनी इस डिस्ट्रैक्शन भरी जिंदगी में ला कैसे सकते हैं। सही बात है। ऐसा लगता है आजकल जैसे ध्यान लगा पाना, फोकस कर पाना, ये कोई सुपर पावर बनता जा रहा है। क्यों? चलिए इसी पर बात करते हैं। चलिए। तो सबसे पहला सवाल ये ही कि ये डीप वर्क इतना मूल्यवान क्यों है? न्यूपोर्ट कहते हैं कि आजकल कामयाब होने के लिए 2 खास स्किल्स चाहिए। क्या है वो? हाँ, बिल्कुल। वो 2 बातें कहते हैं। पहली कि आपको मुश्किल चीज़ें तेज़ी से सीखनी आनी चाहिए अच्छा। और दूसरी कि आप बहुत ही ऊंचे लेवल का काम कर सकें, मतलब एलीट लेवल का प्रोडक्शन, और वो भी तेज़ी से और अच्छी क्वालिटी के साथ। हम्म। आजकल की अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हैं यही 2 चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं। और डीप वर्क यानी बिना भटके पूरी तरह डूब कर काम करना, वो इन दोनों स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे? मतलब डीप वर्क इसमें कैसे मदद करता है? देखिए, जब आप पूरी तरह फोकस करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आप नई चीजें जल्दी सीखते हैं, कनेक्शंस बेहतर बना पाते हैं, और जाहिर है आपका काम भी ज्यादा गहरा, ज्यादा क्वालिटी वाला होता है। इससे एक और चीज होती है, आप अटेंशन रेसिड्यू से बचते हैं। अटेंशन रेसिड्यू, ये क्या है? मतलब जब आप एक काम से हटकर फौरन दूसरे काम पर जाते हैं ना, तो आपका दिमाग पूरी तरह से नए काम पर नहीं लग पाता। कुछ हिस्सा पिछले काम के बारे में ही सोचता रहता है। हाँ हाँ, ये होता है। डीप वर्क आपको इससे बचाता है, क्योंकि आप एक ही काम पर लंबे समय तक टिके रहते हैं, तो पूरा फोकस वहीं रहता है। हाँ, ये अटेंशन रेसिड्यू वाली बात तो मैंने खुद महसूस की है। अच्छा, और ये जो आजकल की डिजिटल इकोनॉमी है, उसमें सफलता से इसका क्या लेना देना है? कुछ उदाहरण है? हाँ, कई अच्छे उदाहरण हैं किताब में। जैसे नेट सिल्वर का जिक्र है, जो डेटा एनालिस्ट हैं। वो कितना सारा डेटा छानकर उसमें से गहरे पैटर्न निकालते हैं, जिसके लिए जबरदस्त फोकस चाहिए। अच्छा। या फिर डेविड हेनेमेयर हैंसन, जिन्होंने रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क बनाया, घंटों तक कोडिंग में डूबे रहते हैं। या वेंचर कैपिटलिस्ट जॉन डोअर, जो शांत बैठकर बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। न्यूपोर्ट इन्हें आज की इकोनॉमी के 3 विजेता कहते हैं। एक तो कुशल काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स, दूसरे सुपरस्टार्स अपने फील्ड के, और तीसरे जिनके पास पूंजी है। और ये सब डीप वर्क पर निर्भर करते हैं। हाँ, किसी न किसी तरह से गहरे फोकस की जरूरत इन सबको पड़ती है। एक और बढ़िया उदाहरण एडम ग्रांट का है, वॉटन के प्रोफेसर। वो अपने एकेडमिक काम के लिए लंबे बिना किसी रुकावट वाले टाइम ब्लॉक्स निकालते हैं, और उनका आउटपुट कमाल का है। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हैं। जैसे जैक डोर्सी का नाम आता है। वो बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, तो उनकी जिंदगी मीटिंग्स और लगातार बदलते कॉन्टेक्स्ट से भरी है। पर न्यूपोर्ट मानते हैं कि ये आम नियम नहीं, अपवाद हैं। ज्यादातर लोगों के लिए डीप वर्क जरूरी है। ये समझ आ गया कि ये जरूरी क्यों है, पर ये इतना दुर्लभ क्यों होता जा रहा है? आजकल फोकस करना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा लगता है जैसे माहौल ही इसके खिलाफ है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। कई चीजें हैं जो हमें गहरे काम से दूर धकेल रही हैं। एक तो ये आजकल का ओपन ऑफिस का ट्रेंड है ना। हाँ, जैसे फेसबुक या स्क्वायर में। बिल्कुल। सोचा तो गया था कि इससे लोग मिलेंगे जुलेंगे, आइडियाज शेयर होंगे, पर होता क्या है, लगातार शोर, लोगों का आना जाना, ध्यान बढ़ता रहता है। सही बात है। फिर है ये इंस्टेंट मैसेजिंग का कल्चर, स्लैक, टीम्स, हर मैसेज का तुरंत जवाब देने का एक दबाव सा रहता है। हाँ, लगता है अगर तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो आप किसी काम में गहरे उतर ही नहीं पाते। और फिर सोशल मीडिया, उस पर हमेशा एक्टिव दिखने का प्रेशर। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों का उदाहरण दिया है, उन्हें लगता है कि रिपोर्टिंग के साथ साथ ट्विटर पर भी एक्टिव रहना जरूरी है। ये उनके असली काम से ध्यान भटकाता है। हाँ, ये तो रोज की कहानी लगती है। और क्या वजह है इसके पीछे? ये इतना आम क्यों हो गया है सतही काम? कुछ और भी ताकतें हैं जो शायद उतनी साफ दिखती नहीं। एक है जिसे न्यूपोर्ट मैट्रिक ब्लैक होल कहते हैं। मैट्रिक ब्लैक होल? हाँ, मतलब ये मापना बहुत मुश्किल है कि ध्यान भटकने से या गहरे काम न करने से कंपनी को असल में कितना नुकसान हो रहा है। प्रोडक्टिविटी लॉस को नंबर में दिखाना मुश्किल है,
और क्योंकि इसे मापा नहीं जा सकता तो कंपनियां अक्सर इस पर ध्यान नहीं देती। अच्छा, ये तो है। दूसरा है न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मतलब जब ये साफ ना हो कि सबसे जरूरी काम क्या है या गहरे काम के लिए माहौल ठीक ना हो, तो लोग वो काम करने लगते हैं जो आसान लगते हैं, जिनमें व्यस्तता दिखती है। जैसे ईमेल चेक करते रहना। हाँ बिल्कुल, फटाफट ईमेल का जवाब देना, छोटी मोटी मीटिंग्स में चले जाना, ये आसान लगता है, भले ही उतना वैल्यूएबल ना हो। और इसी से जुड़ा है तीसरा पॉइंट, व्यस्तता को ही उत्पादकता मान लेना। बिजी दिखना मतलब काम करना। हाँ, ऑफिस में अगर कोई भाग दौड़ कर रहा है, कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चला रहा है, तो हमें लगता है कि वो बहुत काम कर रहा है, चाहे उसका नतीजा कुछ खास ना निकल रहा हो। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारा पूरा वर्किंग सिस्टम ही अनजाने में गहरे काम को मुश्किल बना देता है। ये वाकई दिलचस्प है कि सिस्टम ही कैसे इसके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन न्यूपोर्ट एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने या सफल होने का तरीका नहीं है, हाँ, बल्कि इससे एक तरह की संतुष्टि, एक मतलब भी मिलता है जिंदगी में। वो लोहार वाली कहानी क्या है, रिक फ्यूरर। हाँ, रिक फुरर। वो एक लोहार हैं जो हाथ से वाइकिंग तलवारें बनाते हैं। ये काम बहुत ही ज्यादा बारीकी और पूरे ध्यान की मांग करता है। हर हथौड़े की चोट सोच समझकर एक मकसद से मारी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में वो इतने डूब जाते हैं कि उन्हें अपने काम से एक गहरा जुड़ाव और गर्व महसूस होता है, एक सार्थकता मिलती है। अच्छा। न्यूपोर्ट इसकी तुलना करते हैं आजकल के कई नॉलेज वर्कर्स से, जिनका काम शायद अनथीन ईमेल, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स में बटा हुआ सा लगता है। उन्हें अक्सर अपने काम से वो जुड़ाव या संतुष्टि नहीं मिल पाती। हाँ, ये तो कई लोग महसूस करते होंगे। यहीं पर न्यूपोर्ट शिल्पकार मानसिकता, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट की बात करते हैं। मतलब आप चाहे तलवार बना रहे हो या कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, अपने काम में क्वालिटी, गहराई और उत्कृष्टता लाने की कोशिश करना, ये ना सिर्फ आपके काम को बेहतर बनाता है बल्कि उसे ज्यादा सार्थक भी बना सकता है। फोकस और संतुष्टि का ये जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा है। ठीक है, तो मान लिया कि डीप वर्क जरूरी है, फायदेमंद है, सार्थक भी है, पर अब सवाल यह है कि इसे करें कैसे, आजकल की जिंदगी में इसे फिट कैसे करें। न्यूपोर्ट ने इसके लिए 4 नियम बताए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, 4 नियम है। तो पहला नियम है गहराई से काम करो, वर्क डीपली। इसके कुछ अलग-अलग तरीके या फिलॉसफीज भी हैं शायद। हाँ, उन्होंने 4 मुख्य तरीके बताए हैं जो अलग अलग लोगों को सूट कर सकते हैं। पहला है मोनास्टिक, जैसे साधु संत। हाँ, कुछ वैसा ही। ये सबसे कट्टर तरीका है। इसमें लोग बाहरी दुनिया के भटकावों और सतही कामों को लगभग पूरी तरह छोड़ देते हैं ताकि सिर्फ अपने गहरे काम पर फोकस कर सकें। ये सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। दूसरा है बाइमोडल। इसमें आप अपना समय साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक बड़ा हिस्सा जो कुछ दिन, हफ्ते या महीने भी हो सकता है, वो पूरी तरह गहरे काम के लिए होता है। अच्छा। और बाकी समय आप दूसरे जरूरी कामों, मीटिंग्स वगैरह के लिए रखते हैं। कार्ल युंग शायद कुछ ऐसा ही करते थे। तीसरा है रिदमिक। ये शायद सबसे आम और प्रैक्टिकल तरीका है ज्यादातर लोगों के लिए। इसमें आप गहरे काम को एक रोज की आदत बना लेते हैं। जैसे रोज सुबह 2 घंटे। हाँ बिल्कुल, हर दिन एक तय समय, जैसे सुबह 2-3 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए फिक्स कर देना। एक लय बन जाती है जैसे रोज एक्सरसाइज करने की। और चौथा है जर्नलिस्टिक। ये उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, जैसे पत्रकार। ये लोग जब भी, जहां भी थोड़ा खाली वक्त मिलता है, चाहे आधा घंटे ही क्यों ना हो, फौरन गहरे काम में लग जाते हैं। अरे वाह, इसमें तो बहुत अनुशासन चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, ये आसान नहीं है। तो ये 4 फिलॉसफीज हैं, मोनास्टिक, बाइमॉडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक। आप अपनी जरूरत और पर्सनालिटी के हिसाब से चुन सकते हैं। ये चारों तरीके दिलचस्प हैं। मुझे लगता है आजकल ज्यादातर लोगों के लिए शायद रिदमिक या जर्नलिस्टिक में से कोई एक ज्यादा काम का हो सकता है। अच्छा, तो सिर्फ तरीका चुन लेना तो काफी नहीं होगा। इसे असल में करने के लिए कुछ और टिप्स या स्ट्रैटेजीज भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल, सिर्फ फिलॉसफी से काम नहीं चलेगा, उसे लागू करने के लिए तरीके चाहिए। एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है यूडीमोनिया मशीन का। यूडीमोनिया मशीन, ये असल में कोई मशीन नहीं है, ये एक आर्किटेक्चरल डिजाइन का आइडिया है। सोचिए एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें 5 कमरे हों, हर कमरा आपको धीरे धीरे ज्यादा गहरे फोकस की तरफ ले जाए। अच्छा, ये तो बड़ा फैंसी लग रहा है। हाँ, ये असल में एक मेटाफर है। मतलब हमें अपना माहौल, अपना वर्कस्पेस ऐसा बनाना चाहिए जो फोकस करने में मदद करे, ना कि ध्यान भटकाए। समझ गई। और क्या तरीके हैं?
बहुत जरूरी हैं रिचुअल्स यानी रस्में बनाना। काम शुरू करने से पहले आपकी एक तय प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे डेस्क साफ करना, एक खास तरह की कॉफी पीना, दरवाजा बंद करना या शायद कोई खास म्यूजिक लगाना, कुछ भी जो आपके दिमाग को सिग्नल दे कि अब फोकस का टाइम है। इससे रोज ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कैसे शुरू करूं, मूड कैसे बनाऊं, विल पावर बचती है। इससे डिसीजन फटीग कम होती है। अच्छा, ये तो अच्छी टिप है। कभी कभी ग्रैंड जेस्चर्स यानी कुछ बड़ा असाधारण करना भी काम आता है। मतलब? जैसे जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब खत्म करने के लिए एक महंगे होटल में कमरा ले लिया था। ये एक बड़ा कदम था जिसने उन्हें फोकस करने में मदद की और ये भी दिखाया कि वो काम कितना महत्वपूर्ण था। वाह। और हाँ, अकेले काम करने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने में एक संतुलन बनाना भी जरूरी है। गहरा काम अक्सर अकेले में होता है, पर सही समय पर दूसरों से आइडिया लेना, फीडबैक लेना भी जरूरी है। इसे स्ट्रक्चर्ड कोलैबोरेशन कह सकते हैं। इसे बिजनेस की भाषा में 4 डिसाइपल्स ऑफ एक्सिक्यूशन से भी जोड़ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज पर फोकस करो, लीड मेजर्स पर काम करो, स्कोर रखो, जवाबदेही तय करो। और एक बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, क्या? डाउन टाइम, आराम का महत्व। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दिमाग को रिचार्ज होने के लिए, नए आइडियाज आने के लिए आराम देना उतना ही जरूरी है जितना फोकस करना। लगातार काम करते रहने से आउटपुट गिरता है। सही कहा। अक्सर लगता है कि ब्रेक लेना मतलब टाइम वेस्ट करना, पर ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बोरियत को गले लगाओ। एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ। आजकल तो हम एक सेकंड बोर नहीं हो सकते, तुरंत फोन हाथ में आ जाता है। फिर ये बोरियत को गले लगाना क्यों? ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, पर न्यूपोर्ट कहते हैं ये बहुत जरूरी है। सोचिए, फोकस करने की क्षमता एक मांसपेशी की तरह है। अच्छा, मसल की तरह। हाँ। अगर आप उसे कभी मुश्किल में नहीं डालेंगे, उसे ट्रेन नहीं करेंगे, तो वो कमजोर हो जाएगी। अगर हम हर खाली पल में जरा सी बोरियत महसूस होते ही तुरंत फोन उठाकर कुछ स्क्रॉल करने लगते हैं, जो हम सब करते हैं, हाँ, तो हम अपने दिमाग को लगातार बाहरी उत्तेजना का आदी बना रहे हैं। उसे शांत रहना, एक चीज पर टिकना मुश्किल लगने लगता है। फिर जब सच में फोकस करने की जरूरत पड़ती है तो दिमाग छटपटाने लगता है, टिक नहीं पाता। ये बात तो है। तो इसे ट्रेन कैसे करें, इस मसल को? कुछ तरीके बताए हैं उन्होंने। पहला, ब्रेक फोकस से लें, ना कि ध्यान भटकने पर। मतलब ये नहीं कि काम करते करते बोर हुए और फौरन 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लिया। नहीं, आप पहले से तय करें कि आप दिन में कब और कितनी देर के लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज करेंगे। मान लीजिए लंच के बाद 15 मिनट, बस। बाकी समय उसे पूरी तरह अवॉइड करें। बोरियत हो तो होने दें। ओहो, ये तो मुश्किल है। मुश्किल है, पर ट्रेनिंग यही है। दूसरा तरीका है रूजवेल्टियन इंटेंसिटी। थियोडोर रूजवेल्ट, उनके नाम पर? हाँ, वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम निपटा लेते थे। तरीका यह है कि काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को पूरी तीव्रता से, बिना भटके, एक तय समय सीमा में खत्म करने की कोशिश करें। जैसे 90 मिनट का एक ब्लॉक, जिसमें सिर्फ एक ही काम होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तीसरा, प्रोडक्टिव मेडिटेशन का अभ्यास करें। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, ये क्या होता है? जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसमें दिमाग ज्यादा नहीं लग रहा हो, जैसे चलना, जॉगिंग करना, नहाना या बर्तन धोना, तब उस समय का इस्तेमाल किसी मुश्किल प्रोफेशनल प्रॉब्लम के बारे में सोचने और उसका हल निकालने में करें। दिमाग को भटकने देने के बजाय उसे एक प्रॉब्लम पर फोकस रखें। अच्छा, ये तो मल्टीटास्किंग जैसा लग रहा है, पर फोकस के साथ। हाँ, एक तरह से। और चौथा, मेमोरी ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइज करें, जैसे ताश के पत्तों के डेक को याद करने की कोशिश करना। ये शायद सीधे आपके काम से जुड़ा ना हो, पर यह दिमाग को एक चीज पर टिकाए रखने की जबरदस्त ट्रेनिंग देता है। ये सब तरीके बोरियत को सहने की क्षमता बढ़ाते हैं और फोकस की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है, फोकस को एक मसल की तरह ट्रेन करना। अब आते हैं उस नियम पर जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। नियम #3, सोशल मीडिया छोड़ो। हाँ, ये वाला हिट करता है। ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता? आजकल तो लगता है इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। लोगों से जुड़े रहना, इन्फॉर्मेशन मिलना, या न्यूपोर्ट का असल मतलब क्या है? क्या वो कह रहे हैं सब कुछ डिलीट कर दो? नहीं, यहाँ उनका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आंख बंद करके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब डिलीट कर दे। उनका मेन आइडिया है उपकरण चयन के प्रति शिल्पकार दृष्टिकोण अपनाना। शिल्पकार दृष्टिकोण?
मतलब जैसे एक अच्छा बढ़ई या लोहार होता है, वो वही औज़ार इस्तेमाल करता है जो उसके काम के लिए वाकई ज़रूरी हो और सबसे अच्छा नतीजा दे। वो हर नई चमकती चीज़ के पीछे नहीं भागता। उसी तरह हमें भी हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसी नज़रिए से देखना चाहिए। खुद से एक मुश्किल सवाल पूछना चाहिए, क्या इस टूल का इस्तेमाल मेरे सबसे ज़रूरी प्रोफेशनल या पर्सनल लक्ष्यों को पाने में सीधे तौर पर और काफ़ी हद तक सब्सटैंशियली मदद करता है? अच्छा। काफ़ी हद तक पे जोर है। हाँ। क्या इसके फायदे इसमें लगने वाले समय और ध्यान भटकने के नुकसान से कहीं ज़्यादा हैं? अगर जवाब साफ तौर पर हाँ नहीं है, तो शायद आपको उसे छोड़ने या उसका इस्तेमाल बहुत बहुत कम करने पर विचार करना चाहिए। हमें उस थोड़ा बहुत फायदा तो है वाली मानसिकता से बचना होगा, क्योंकि इस लॉजिक से तो हम अनगिनत ऐप्स और वेबसाइट्स इस्तेमाल करते रहेंगे जो हमारा समय और ध्यान खाती रहेंगी। ये बात तो सही है। उन्होंने बेरेतुंडे थर्स्टन का उदाहरण दिया है, जो एक राइटर और कॉमेडियन है। उन्होंने 25 दिन इंटरनेट पूरी तरह छोड़ा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पाया कि उनका तनाव काफ़ी कम हो गया, असल जिंदगी के अनुभव ज़्यादा गहरे और यादगार लगने लगे, और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि ज़्यादातर ऑनलाइन बातचीत या एक्टिविटी उतनी ज़रूरी थी ही नहीं जितनी लगती थी। तो न्यूपोर्ट का सुझाव क्या है इसे लागू करने का? वो कहते हैं 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखो। कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे आपको लगता है कि आप चिपके हुए हैं, उसे 30 दिन के लिए पूरी तरह छोड़ दो। दोस्तों को बताने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, फिर? 30 दिन बाद खुद से 2 सवाल पूछो। पहला, क्या इन 30 दिनों में मेरी जिंदगी सच में पहले से बदतर हुई? क्या मैंने कुछ बहुत जरूरी मिस किया? और दूसरा, क्या मेरे दोस्तों या जानने वालों को वाकई इस बात से कोई फर्क पड़ा कि मैं वहां नहीं था? दिलचस्प सवाल है। गतिविधियां चुनें, जैसे किताब पढ़ना, कोई हॉबी, दोस्तों से मिलना। तो मुद्दा पूरी तरह काटने का नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर अपने असली लक्ष्यों को ध्यान में रखकर चुनने का है। हर टूल को जस्टिफाई करना होगा। ये बात समझ आई, मतलब इस्तेमाल करें पर सोच समझकर, एक मकसद से, न कि सिर्फ आदत की वजह से। ठीक है, सोशल मीडिया तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, पर दिन भर के छोटे मोटे काम भी तो होते हैं जो ध्यान खींचते रहते हैं। ईमेल्स, छोटी छोटी मीटिंग्स, कुछ रिपोर्ट्स बनाना। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर चौथा नियम आता है ना? नियम नंबर 4, सतही कामों को खत्म करो। ड्रेन द शैलोज। ये सतही काम आखिर है क्या और इसे कम कैसे करें? सतही काम वो काम होते हैं जिनमें ज्यादा दिमागी मशक्कत नहीं लगती, जिनमें गहरे फोकस की जरूरत नहीं होती, जो अक्सर आप डिस्ट्रैक्शन के बीच भी कर सकते हैं, और जिनसे दुनिया में कोई बहुत बड़ा नया मूल्य या वैल्यू पैदा नहीं होती। जैसे उदाहरण? जैसे बार बार ईमेल चेक करना और उनका जवाब देना। ऐसी मीटिंग्स जिनमें आपकी सीधी भागीदारी या फैसले की जरूरत नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करना जो कोई ट्रेनी भी आसानी से बना सकता है। या ऑफिस की गॉसिप में हिस्सा लेना। ये काम तो बहुत होते हैं दिन भर में। हाँ, और ये जरूरी भी लग सकते हैं कई बार, पर दिक्कत ये है कि ये आपका वो कीमती समय और दिमागी ऊर्जा खा जाते हैं जो आप गहरे, ज्यादा महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल काम में लगा सकते थे, डीप वर्क में। तो इन्हें कम कैसे करें? पूरी तरह खत्म तो शायद ना हो। नहीं, पूरी तरह खत्म शायद ना हो, पर इन्हें काबू में रखना बहुत जरूरी है। पहला कदम है, अपने दिन के हर मिनट का हिसाब रखें, या कम से कम मोटे तौर पर शेड्यूल करें। पूरे दिन का शेड्यूल? हर मिनट का? हाँ, या कम से कम हर आधे घंटे का ब्लॉक। इससे आपको साफ साफ पता चलता है कि आपका समय असल में जा कहाँ रहा है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, पर जब हम टाइम ट्रैक करते हैं तो पता चलता है कि ओ, इतना सारा समय तो ईमेल और मीटिंग्स में ही चला गया। ये तो आंखें खोलने वाला हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, अपने कामों की गहराई को मापने की कोशिश करें। खुद से पूछें, इस काम को ठीक से करने के लिए कितने गहरे फोकस की जरूरत है? इसे सीखने में कितना समय लगेगा? क्या इसे कोई और कर सकता है? इससे आपको समझ आएगा कि कौन सा काम सच में डीप है और कौन सा शैलो। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो अपने बॉस या टीम के साथ बात करके एक सतही कार्य बजट तय करें। मतलब इस पर सहमति बनाएं कि आप अपने काम के समय का कितना प्रतिशत, जैसे 20% या 30%, इन सतही कामों पर खर्च करेंगे। इससे एक सीमा तय हो जाती है। ये तो बड़ी हिम्मत का काम है, बॉस से ये बात करना। हाँ, पर जरूरी हो सकता है। चौथा, निश्चित शेड्यूल उत्पादकता अपनाएं। ये क्या है? मतलब तय कर लें कि आप रोज शाम को एक निश्चित समय पर, मान लीजिए 5 या 5:30 बजे, काम बंद कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, इससे क्या होगा? ये आपको मजबूर करेगा कि आप अपने सीमित समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। आप गैर जरूरी कामों को ना कहना सीखेंगे। आप ज्यादा फोकस से काम करेंगे ताकि समय पर खत्म कर सकें। बेस काम कंपनी का उदाहरण है, जिन्होंने हफ्ते में 4 दिन काम करने का प्रयोग किया था। हाँ, सुना है मैंने। उन्होंने पाया कि जब समय कम था तो लोग अपने आप ही फालतू के सतही कामों को छोड़कर जरूरी कामों पर फोकस करने लगे।
पता चला कि बहुत सारे सतही काम उतने जरूरी थे ही नहीं जितना लगते थे। और ईमेल का क्या करें? वो तो आते ही रहते हैं। हाँ, ईमेल एक बड़ा शैलो वर्क ट्रैप है। उसे काबू में रखने के कुछ तरीके हैं, जैसे ईमेल भेजने वाले के हिसाब से फिल्टर लगाएं ताकि जरूरी ईमेल पहले दिखें। हर ईमेल का तुरंत जवाब देने के बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड जवाब दें, जैसे मैंने आपका ईमेल देख लिया है, इस पर मैं परसों तक जवाब दूंगा। या फिर कुछ कम जरूरी ईमेल्स या रिक्वेस्ट को जानबूझकर नजरअंदाज करना सीखें। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा पर शायद जरूरी है। ये सब तरीके आपको सतही कामों के दलदल से बाहर निकालकर गहरे काम के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा बचाने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर ये चारों नियम, गहराई से काम करने का तरीका चुनना, उसे निभाना, बोरियत को सहना सीखना, सोशल मीडिया जैसे टूल्स का सोच समझकर इस्तेमाल करना और सतही कामों को कम करना, ये सब मिलकर हमें उस डीप वर्क तक ले जा सकते हैं जिसकी बात न्यूपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाने का कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि ये आज के दौर में 21वीं सदी में कामयाब होने और शायद जिंदगी में ज्यादा संतुष्टि पाने का एक बहुत जरूरी तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। निचोड़ यही है कि जिस दुनिया में ध्यान खींचने वाली चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं, डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, वहां गहराई से फोकस करने की क्षमता सचमुच एक सुपर पावर है। यह आपको तेजी से सीखने में मदद करती है, बेहतरीन क्वालिटी का काम करने में मदद करती है और आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। बिल गेट्स का वो किस्सा याद करें जब उन्होंने 1974 में ऑल्टेयर कंप्यूटर के लिए बेसिक लैंग्वेज लिखने के लिए खुद को हफ्तों तक एक कमरे में बंद कर लिया था। हाँ। वो गहन फोकस ही था जिसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की नींव रखी। खुद कैल न्यूपोर्ट भी अपना उदाहरण देते हैं कि कैसे इन सिद्धांतों को अपनाकर कॉलेज में पढ़ाने की भारी जिम्मेदारियों के बावजूद उनका रिसर्च आउटपुट लगभग 2 गुना हो गया। वाह। हाँ, ये सच है कि एक फोकस्ड जिंदगी जीने के लिए अनुशासन चाहिए। कुछ चीजें शायद छोड़नी पड़ती हैं, कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन इसके बदले में जो मिलता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, अपने काम से गहरा संतोष और जिंदगी में एक अर्थ का एहसास, वो शायद बेजोड़ है। जैसा कि न्यूपोर्ट अपनी किताब के आखिर में कहते हैं, एक तरह का संकल्प लेते हुए, मैं केंद्रित जीवन जीऊंगा क्योंकि यह सबसे अच्छा है। वाकई आज की इस बातचीत से अपने काम करने के तरीके, अपने फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ मिला है। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अभी तक हमने ज्यादातर व्यक्तिगत आदतों और रणनीतियों की बात की कि हम खुद क्या कर सकते हैं, पर क्या ये काफी है? शायद नहीं। तो सवाल ये है कि क्या हमें अपने काम करने की जगहों, वर्क प्लेसेस और जिन टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी कुछ बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत नहीं है? ऐसे बदलाव जो सचमुच गहरे काम को सपोर्ट करें, न कि सिर्फ सतही दिखावटी सुधार करें। जैसे सिर्फ कर्मचारियों से फोकस करने की उम्मीद करने के बजाय क्या उन सिस्टम्स और कल्चर को बदलने की जरूरत है जो अक्सर सतहीपन को ही बढ़ावा देते हैं, जैसे ओपन ऑफिस का डिजाइन या हमेशा ऑनलाइन और तुरंत जवाब देने वाला कल्चर। किन बड़े संरचनात्मक सिस्टेमिक बदलावों की जरूरत है ताकि डीप वर्क करना आसान हो, मुश्किल नहीं? ये वाकई एक बड़ा और बहुत जरूरी सवाल है जिस पर कंपनियों को, मैनेजर्स को और शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क पर हमारी ये खास चर्चा यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।